इजराइल के चुनाव सिर्फ 3 महीने दूर हैं। ईरान के साथ युद्ध की अनिश्चितता के चलते इजराइल सतर्क है और ऐसे चुनावी दिन की तैयारी कर रहा है जो मिसाइल हमलों के बीच भी हो सकता है। जैसा कि सबसे पहले हमारे i24 न्यूज हिब्रू चैनल ने रिपोर्ट किया था, केंद्रीय चुनाव समिति आपातकालीन नियम बना रही है ताकि रॉकेट सायरन बजने पर मतदान रोका और बंदी की फिल्मिंग हो सके। बैलेट और मतदान सामग्री को तब तक सील किया जाए जब तक मतदान फिर से सुरक्षित शुरू ना हो। ऐसी ही प्रक्रियाएं बाधित मतगणना के लिए भी तैयार हो रही हैं ताकि नतीजों की अखंडता बनी रहे। इन प्रोटोकॉल को अभी मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन उम्मीद है कि 27 अक्टूबर को इजरायलियों के मतदान से पहले ये लागू होंगे। स्टूडियो में मेरे साथ याकूब लैपिन और ओवन ओल्टमैन हैं। ओवन, चुनाव हो रिसर्च हो रहे हैं, चाहे युद्ध हो या ना हो, लेकिन इन प्रोटोकॉल्स के साथ तेजी से नजदीक आते इस पहले से ही बहुत तनावपूर्ण चुनावी दिन को ये और कैसे जटिल बना सकता है। कई मायनों में निकोल, हमारे संबद्ध हिब्रू चैनल के लिए रिपोर्ट का फोकस 2 क्षेत्रों में है। सबसे पहले मोर्चे पर तैनात सैनिक, वे कैसे वोट देंगे, और विचार यह है कि वे अपने सैन्य पहचान टैगों का उपयोग पहचान के रूप में करेंगे और यही तरीका होगा जिससे वे वोट डाल सकेंगे। दूसरा मुद्दा रॉकेट सायरनों का है। देश में इन्हें कैसे संभालें, इस पर आगे चर्चा करेंगे। यहां केवल स्थानीय मतदान केंद्र पर ही वोटिंग होती है। रॉकेट सायरन के बजने पर क्या होगा, इसके लिए प्रोटोकॉल बनाए जा रहे हैं। निकोल, फोकस इसलिए भी है क्योंकि जैसा कि हमारी स्क्रीन पर भी दिख रहा है, इजरायली चुनाव बहुत ही लो टेक है। इसमें एक कागज के टुकड़े को एक लिफाफे में डालना और उस लिफाफे को एक डिब्बे में डालना होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे बचपन में छात्र परिषद के चुनाव होते थे, अगर आपको याद हो। लोगों को वोटों की सुरक्षा करनी होती है ताकि छेड़छाड़ न हो, जबकि सभी शेल्टर की ओर भागते हैं। प्रोटोकॉल बन रहा है। वैसे हमें यह भी कहना चाहिए निकोल, एक तरफ 7 अक्टूबर के बाद से हमारे यहां नेजिट चुनाव नहीं हुए हैं, लेकिन 7 अक्टूबर के बाद के महीनों में यहां नगरपालिका चुनाव जरूर हुए हैं। तो ऐसी परिस्थितियों को संभालने का कुछ पूर्व अनुभव है। ये सब काफी लो टेक है, सभी को यहां खुद आना पड़ता है। एक अमेरिकी के रूप में विदेश में वोट नहीं कर पाना। लोग मिसाइल हमलों के बावजूद चुनाव के लिए देश लौट रहे हैं, एयरपोर्ट भी बंद हो सकता है। इजराइल में वोटिंग व्यक्तिगत रूप से ही क्यों होती है? जैसा निकोल ने कहा, इजरायली दशकों से विदेश जा रहे हैं, लेकिन अब लौटने की एक अतिरिक्त वजह है। मौजूदा हालात ने इसे और जटिल बना दिया है, यहां तक कि आम चीजें भी। लेकिन जितना जरूरी यह है कि अब टिकटें बहुत महंगी हो गई हैं और मिलना भी मुश्किल है। इजरायली मीडिया में रिपोर्ट्स आई हैं कि दाम बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन निकोल आप सही कह रही हैं, बहुत ही कम अपवादों को छोड़कर। राजनयिक, जो लोग देश की सेवा में हैं या विदेश में संबद्ध एजेंसियों के साथ जुड़े हैं, जैसे कि यहूदी एजेंसी, अगर आप विदेश में किसी यहूदी समुदाय में रह रहे हैं, वे दूत जहां सेवा दे रहे हैं वहीं से वोट कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर मामलों में इजरायलियों को चुनाव के दिन अपने पोलिंग स्टेशन पर जाकर व्यक्तिगत रूप से वोट देना होता है, और यहां इजराइल अल्पसंख्यक देशों में आता है। 2020 में पीयू रिसर्च सेंटर द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, यानी हाल ही में 151 देशों में विदेश से वोटिंग की व्यवस्था है, जबकि 55-56 देशों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे देशों की संख्या सीमित है जहां विदेश से वोटिंग अनुमति नहीं है। इजराइल तकनीकी रूप से उस समूह में नहीं है, लेकिन वह अल्पसंख्यक है। लोकतांत्रिक दुनिया में रुझान इसे और उदार बनाने का है। कनाडा, न्यूजीलैंड और सबसे हाल में यूनाइटेड किंगडम ने विदेश से वोटिंग नियम आसान किए हैं। यहां तक कि जिन देशों में कुछ पाबंदियां हैं, कई देशों में जैसे जर्मनी में 25 साल विदेश में रहने के बाद ही वोट देने का अधिकार खत्म होता है, और फ्रांस तथा इटली में निकोल, विदेश में रहने वालों के लिए संसद में असली निर्वाचन क्षेत्र हैं। हमारा सहयोगी फ्रांसीसी चैनल, जब भी फ्रांस में संसदीय चुनाव होते हैं, स्टूडियो में वे उम्मीदवार बहस कर रहे हैं जो इजराइल में फ्रांसीसी नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने वाली सीट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी संख्या काफी है और वे उस क्षेत्र में प्रभावशाली हैं जो फ्रांसीसी राजनीति से जुड़ा है। यह कहने का मतलब है कि इजराइल अल्पसंख्यक है, लेकिन तर्क क्या है? इसके खिलाफ तर्क यह है कि केवल वही लोग जो यहां का बोझ उठाते हैं, जो फैसलों का बोझ उठाते हैं, खासकर इजराइल जैसे देश में जहां सुरक्षा स्थिति है, उन्हें ही फैसले लेने और वोट करने का अधिकार होना चाहिए। दूसरी ओर निकोल, इसके खिलाफ सबसे मजबूत तर्क यह है कि बहुत सारे इजरायली जो विदेश में रहते हैं उन पर टैक्स लगता है। तो यह कैसे हो सकता है कि वे वोट नहीं कर सकते लेकिन फिर भी उन्हें टैक्स देना पड़ता है? और इजराइल डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट में अंग्रेजी में कोष्टकों में ये शब्द लिखे हैं, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। और उनका प्रस्ताव निकोल ये था कि इजरायली नागरिकों को विदेश से वोट करने की अनुमति दी जाए जब तक कि वे 3 साल से ज्यादा समय तक विदेश में ना रहे हों। ये अब भी ज्यादातर देशों की तुलना में ज्यादा सख्त होगा। ये विदेश में रह रहे इजरायली नागरिकों को वोट देने की ओर एक कदम है, लेकिन इजरायली राजनीति में यह विवादास्पद मुद्दा है और समाधान नहीं दिख रहा। मध्यम अवधि में या किसी भी बदलाव की संभावना नहीं दिख रही है। ओवन, समझाइए कि हम क्या देख रहे हैं और चुनाव के दिन इजरायली लोगों की यहाँ मौजूदगी क्यों जरूरी है? याकूब, इजराइल चुनाव के दिन रॉकेट हमलों के लिए तैयारियां कर रहा है, लेकिन अधिकारियों ने विदेशी हस्तक्षेप की भी चेतावनी दी है।
इजराइल इसकी तैयारी कैसे कर रहा है? खैर, इसके लिए साइबर तैयारियां चाहिए। इसमें कई सरकारी संगठनों को एक साथ आना पड़ता है, जिसमें शिन बेट भी शामिल है, जिसके पास साइबर जिम्मेदारियां हैं। एक राष्ट्रीय साइबर मुख्यालय है जिसका उद्देश्य विदेशी शत्रुतापूर्ण ताकतों को रोकना है, और इस बारे में पहले ही चेतावनी दी गई है कि वे चुनाव परिणामों में हस्तक्षेप ना करें। वे ऐसा कैसे करेंगे? देखिए, ये मशीनों के साथ छेड़छाड़ करके नहीं होता, क्योंकि जैसा आपने कहा, ये कम तकनीक वाले वोटिंग सिस्टम है। असल में यही इनकी खासियत है। इससे इन्हें कंप्यूटर आधारित वोटिंग के मुकाबले एक तरह की सुरक्षा मिलती है। उन्हें सतर्क रहना चाहिए कि राष्ट्रीय चर्चा को प्रभावित करने फर्जी खबरें और बॉट फार्म्स जैसी कोशिशें हो सकती हैं। ये खतरे नए नहीं हैं, बस अब ज्यादा उन्नत हो गए हैं। और आप जानते हैं, यहाँ विदेशी ताकतों द्वारा लगातार राष्ट्रीय संवाद को बिगाड़ने, ध्रुवीकरण बढ़ाने की कोशिशें होती रहती हैं, जिससे इजरायलियों का लोकतांत्रिक संस्थानों से विश्वास खत्म हो जाए। वे ये अमेरिका में भी कर रहे हैं। ये सिर्फ यहाँ नहीं, लेकिन यहाँ दांव बहुत ऊंचे हैं। इन विनाशकारी ताकतों को रोकने के लिए प्रयास होंगे। मुझे लगता है उनका नाम लेकर उन्हें शर्मिंदा करना और बेनकाब करना चाहिए। सिर्फ रोकना काफी नहीं, इन देशों को इनकी घिनौनी कोशिशों के लिए बेनकाब करना चाहिए।